हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 3 मैराथन क्लास का। अगर आप इससे पहले के पार्ट देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए पूरा रिवीजन है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के पार्ट में मैं हिमालयी नदियों के बारे में डिस्कस कर चुका था। आज मैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, जैसे हम बात कर लें महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, किचड़ा हुआ, कावेरी हुआ। ये सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये सब देखा जाए तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर लें तो नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, माही हुआ। ये सब प्रायद्वीपीय प्रमुख नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ज्वार नदी या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदी हमारा दो भागों में बटा हुआ है, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महानदी के बारे में। तो महानदी का अगर उद्गम स्थल देखें, धमतरी छत्तीसगढ़ के सियावा की पहाड़ी से निकलती है या उद्गम होता है इसका। दाएं तट से सहायक नदी की बात कर लें, जोक हुआ, ओंग हुआ, तेल हुआ, ये सब महानदी की सहायक नदी हैं। वहीं बाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात कर लें तो शिवनाथ हुआ, हसदेव हुआ, मंद हुआ, यू हुआ, ये सब महानदी की बाएं तट से सहायक नदी हैं। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। अपवाद क्षेत्र की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसकी अपवाद क्षेत्र में आता है। अगली नदी की बात करें तो गोदावरी नदी के बारे में। इनके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात कर लेंगे। पेनगंगा हुआ, वैनगंगा हुआ, वर्धा हुआ, प्राणहिता हुआ, सबरी हुआ, इंद्रावती हुआ, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं बाएं तट से। दाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो प्रवरा हुआ, मुला हुआ, मनेर हुआ, ये सब दाएं तट से गोदावरी की सहायक नदी हैं। उपनाम बात कर ले गोदावरी का तो दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी पर जलप्रपात का निर्माण होता है। लंबाई की बात कर लें तो 1465 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। तो इनको याद रखना, ये प्रमुख फैक्ट है गोदावरी नदी के बारे में। अगली नदी के बारे में बात करेंगे तो किचड़ा नदी है हमारी। इनका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम होता है। अगर इनकी कुल लंबाई की बात कर ले तो 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दाएं तट से सहायक नदी की बात कर ले तो कोयना हुआ, घाट प्रभा हुआ, माल प्रभा हुआ, तुंगभद्रा हुआ, ये सब दाएं तट से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदी हैं। बाएं तट से कृष्णा की सहायक नदी की बात कर लें तो भीमा हुआ, मूशी हुआ, मुनेरू हुआ, ये सब कृष्णा की बाएं तट से सहायक नदी हैं। तो ये सब हमारे कृष्णा नदी के प्रमुख फैक्ट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। अगली नदी की बात करेंगे तो कावेरी नदी है हमारा। अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कोगाडो जिला कर्नाटक से इनका उद्गम होता है। बाएं तट से सहायक नदी के बारे में बात कर लेंगे तो हेमवती हुआ, शिमसा हुआ, अर्कावती हुआ, ये सब बाएं तट से कावेरी की सहायक नदी है। दाएं तट से कावेरी की सहायक नदी की बात कर लेंगे तो काबिनी हुआ, भवानी हुआ, अमरावती हुआ, ये सब कावेरी की सहायक नदी हैं। कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो सुसमुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी की कुल लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अपवाद क्षेत्र की बात कर लेंगे तो केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, पांडुचेरी हुआ, ये सब कावेरी के अपवाद क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब हमारे कावेरी नदी के प्रमुख फैक्ट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करें, अगली नदी है हमारा नर्मदा नदी। इनके उद्गम स्थल की बात कर ले तो अमरकंटक के पठार से इनका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो बिंदन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। इनका अगर बात कर ले तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात कर लेंगे तो 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है नर्मदा नदी।
अरब सागर में जब गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी हमारी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगली नदी के बारे में बात करूंगा तो तापी नदी है हमारा। इनके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्ताई पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात कर लें तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, तापी नदी के अपवाह क्षेत्र हैं। तापी नदी के बारे में बात करूं तो ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में गिरती है ये तापी नदी हमारा। ये सब हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ थी। इनके महत्वपूर्ण फैक्ट हम डिस्कस कर लिए। आगे अगर बात करें नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में तो गंगा नदी के किनारे के शहर के बारे में बात करूंगा तो हरिद्वार हुआ, फतेहपुर हुआ, कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, भागलपुर हुआ, पटना हुआ। ये सब हमारे गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो नई दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, मथुरा हुआ, इटावा हुआ। ये सब हमारे यमुना के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। कृष्णा नदी के बारे में बात करूंगा तो विजयवाड़ा स्थित है। मूसी नदी के किनारे बात करूंगा तो हैदराबाद स्थित है। ये सब हमारे नदियों के किनारे प्रमुख स्थित शहर हैं। इनको जरूर एक बार देख लेना। आगे अगर बात करें गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर तो नासिक हुआ, नांदेड़ हुआ, राजमुंदरी हुआ। ये सब गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। रामगंगा के किनारे स्थित शहर के बारे में बात करूंगा तो बरेली है। राप्ती नदी के किनारे स्थित बात कर लूँगा तो गोरखपुर है। सरयू के किनारे बात कर लूँ तो अयोध्या स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित हमारा लखनऊ है। सिंधु नदी के किनारे स्थित हमारा लेह है। झेलम नदी के किनारे स्थित श्रीनगर है। सतलज नदी के किनारे स्थित शहर की बात कर ले तो लुधियाना है। साबरमती के बात कर ले तो अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित शहर है। तापी नदी के किनारे बात कर ले तो सूरत हुआ, बैतूल हुआ। स्वर्ण नदी के किनारे स्थित शहर की बात कर ले तो जमशेदपुर हुआ। महानदी के किनारे स्थित बात कर ले तो कटक हुआ। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है कोटा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर हमारा गुवाहाटी हुआ, डिब्रूगढ़ हुआ। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर हमारा उज्जैन है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर हमारा जबलपुर है। ये सब हमारे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। इनको एक बार जरूर देख लेना, कभी कभार यहाँ से फैक्ट पूछ लिया जाता है। आगे अगर बात करें तो भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करूंगा तो शिवसमुद्रम जलप्रपात हमारा कहाँ पर स्थित है? शरावती नदी के किनारे स्थित है जो कि कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात के बारे में बात करूंगा तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। तो सागर जलप्रपात की बात करूँ तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है जो कि गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कपिल धारा या दुग्धारा की बात कर लें तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश में है। चुलिया जलप्रपात की बात कर ले तो चंबल नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में है। हुंड्रू जलप्रपात की बात कर ले तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जो कि झारखंड में स्थित है, रांची। वहीं बात कर लेंगे चित्रकूट जलप्रपात के बारे में तो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। जोग जलप्रपात की बात कर ले तो शरावती नदी के किनारे स्थित है जो कि कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात की बात कर ले तो बराही नदी के किनारे स्थित कर्नाटक में है। ये सब हमारे प्रमुख जलप्रपात थे। किस नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में है, ये पूरा डिस्कस कर लिए। इससे बाहर नहीं जाने वाला जलप्रपात अगर तैयार कर लेते हैं। आगे बात कर लें तो भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। कौन सा झील किस राज्य में स्थित है, आइए देखते हैं। वेम्बनाथ झील की बात कर ले तो हमारा केरल में स्थित है। तो केरल में स्थित हमारे दो झील हैं, वेम्बनाथ हुआ, अष्टमुडी हुआ। चिल्का झील की बात कर ले तो उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील की बात कर ले तो राजस्थान में स्थित है। सांबर झील की बात कर ले तो राजस्थान में स्थित है। पुष्कर और सांबर राजस्थान में स्थित है। लोकटा झील की बात कर ले तो मणिपुर में स्थित है। कोलेरू झील की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलकट झील की बात कर ले तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेरियार झील की बात कर ले तो केरल में स्थित है। चिल्का झील की बात कर ले तो उड़ीसा में स्थित है। डिडवाना झील की बात कर ले तो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित हमारे 3 झील हैं, सांबल, पुष्कर और डिडवाना। ये सब हमारे प्रमुख झील थे, किस राज्य में स्थित है पूरा डिस्कस कर। आगे अगर बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करते हैं। किस नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना की बात कर ले तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर ले तो सतला नदी के किनारे स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात कर ले तो हमारा कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यह शिव समुद्रम जलप्रपात भी है और जल विद्युत परियोजना भी है, दोनों याद रखना। नागार्जुन सागर परियोजना की बात कर ले तो कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना की बात कर ले तो महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। इडुक्की परियोजना की बात कर ले तो पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। मैराक्षी परियोजना की बात कर ले तो मैराक्षी नदी पर स्थित है, जो कि बंगाल में स्थित है। माता टीला परियोजना की बात कर ले तो बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना की बात कर ले तो गोदावरी नदी पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। रिहंद परियोजना की बात कर ले तो रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। टिहरी परियोजना की बात कर ले तो भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। चंबल परियोजना की बात कर ले तो चंबल नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। ये सब हमारे भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना थी। एक एक करके मैंने डिस्कस कर लिया, तो इनको जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से फैक्ट बनते हैं। अगला टॉपिक हमारा मानसून के बारे में। तो सबसे पहले मानसून बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। अगर देखा जाए भारत में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। 1 जून से यह प्रारंभ हो जाती है। अगर वर्षा का टाइम बात कर ले तो जून से लेकर सितंबर तक ये वर्षा कराती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, एक अरब सागर की ओर चली जाती है। अगर इसका बात कर ले दक्षिण पश्चिम मानसून आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है तो हिंद महासागर से अपनी आर्द्रता ग्रहण करके ये दो शाखाओं में बढ़कर पूरे भारत में वर्षा कराती है। जून से लेकर सितंबर तक ये वर्षा कराती है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना। ये प्रमुख फैक्ट है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे अगर बात करें उत्तर पूर्व मानसून के बारे में, तो ये लौटता हुआ मानसून इसे कहा जाता है। ये नवंबर में तमिलनाडु पर अपना वर्षा कराती है। अगर इसकी बात कर ले तो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, नमी अपनी ग्रहण करती है, जो कि तमिलनाडु के तट पर जाके अपनी वर्षा करा देती है नवंबर के टाइम पर, यानी ये इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून की बात कर ले तो ये बनता कहाँ पे तो तिब्बत के पास में ये बनता है। ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए आती है तो तमिलनाडु के तट पर अपनी वर्षा करा देती है। आगे अगर बात करें तो आम्र वर्षा के बारे में, तो आम पकने के सहायक होते हैं आम्र वर्षा। यह कर्नाटक व केरल के क्षेत्रों में करती है अपनी वर्षा। यह मानसून के पूर्व वर्षा होती है, आम्र वर्षा जिसे कहा जाता है। ये सब हमारे प्रमुख मानसून से जितने फैक्ट से हमने डिस्कस कर लिया। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप पीसीएस की पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो शीतकालीन वर्षा के बारे में। तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन में वर्षा होती है। यह उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा अपना वर्षा कराती है शीतकालीन वर्षा। आगे बात कर ले तो काल वैसाखी के बारे में बात करें तो वैसाख के महीने में असम व पश्चिम बंगाल में चलने वाली ये वर्षा युक्त पवन है। असम में इसे बारदोली चीड़ा कहा जाता है, जो कि चाय पटसन और चावल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैसाखी वर्षा जिसे कहते हैं वैसाखी, काल वैसाखी कहते हैं। आगे बात कर ले लू के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह गर्म और शुष्क पीड़ादायक पवन है। दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता इनकी अधिक होती है। उत्तर भारत के मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली ये पवन है। तो ये हमारे लू के बारे में फैक्ट था। फूलों वाली बौछार के बारे में बात कर ले तो केरल व निकटवर्ती तटों पर जैसे कर्नाटक बात कर लें तो कहवा उत्पादन क्षेत्रों में ये हेल्प करती है फूलों वाली बौछार। इसे कहवा के फूल खिलने में सहायक माना जाता है। तो ये सब हमारे प्रमुख फैक्ट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। अगला टॉपिक है हमारा मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो काली मिट्टी सबसे पहले बात करते हैं। तो इनका निर्माण अगर करें तो बेसाल्ट लावा से इनका अपक्षय आवर्तन से निर्माण हुआ है। इनके क्षेत्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनका ये पूरा क्षेत्र है। ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाती है इन्हें। अगर इसमें देखा जाए तो कौन सी मिनरल की कमी होती है तो नाइट्रोजन व फास्फोरस हुआ, जैविक पदार्थों की कमी होती है। अन्य नाम बात कर ले तो रेगुर कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है इन्हें।
अधिकता की बात कर ले तो इसमें कौन सी चीज़ की अधिकता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। ये सब हमारी काली मिट्टी से प्रमुख फैक्ट थे, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे अगर बात करें लेटेराइट मिट्टी के बारे में तो इनका निर्माण की बात कर ले तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण इनका निचलन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें बात कर ले तो अधिकता लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की मिलती है। ये कम उर्वर माने जाते हैं लेटेराइट मिट्टी। आगे अगर बात करें इसमें कमी किस चीज़, नाइट्रोजन हुआ, फास्फेट हुआ, कैल्शियम हुआ या जैविक पदार्थ की इसमें कमी मिलती है लेटेराइट मिट्टी में। क्षेत्र की बात कर ले तो कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, असम हुआ, इन सब क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। अगली मिट्टी की बात कर ले तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में या दोमट मिट्टी के बारे में बात कर लें तो इनका निर्माण का बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इनका निर्माण होता है। इसमें अगर बात करें तो अधिकता पोटास की होती है। विस्तार की बात कर ले तो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कमी की बात कर ले तो फास्फोरस की कमी पाई जाती है इसमें। आगे अगर बात करें क्षेत्र के बारे में तो उत्तरी मैदान एवं भारत की नदियों की घाटी पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है। अगली मिट्टी की बात कर ले तो लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में ये मिलता है लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। ये महीन कण वाली मिट्टी मानी जाती है। इसमें अगर कमी देखते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। ये जल योजित होने पर पीली हो जाती है। अगर देखा जाए लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जहाँ पर जल योजित या जल इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे मिट्टी पीली पड़ जाती है, वहीं से हमारा पीली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये सब हमारे भारत के प्रमुख मिट्टी थे। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं हम पूरा डिस्कस कर लिए। आगे अगर बात करेंगे अगला टॉपिक हमारा प्राकृतिक वनस्पति से। सबसे पहले बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में। तो वनों हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात कर लूँगा। तो ये 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो पश्चिम घाट या पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार की द्वीप में ये मिलता है। पाए जाने वाले वृक्ष की बात कर लें तो इसमें रोजवुड हुआ, महोगनी हुआ, एनी हुआ, एबनी हुआ, ये सब वृक्ष इसमें शामिल होते हैं सदाबहार वन में। वर्षभर हरे भर ये दिखाई देते हैं। अगले वन की बात कर लेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात कर लें, या इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। अगर इनको देखा जाए तो 70 से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आर्द्र पर्णपाती वन, तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बात करूंगा तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में मिलेंगे। इनकी क्षेत्र की बात कर ले तो उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के गिरपथ पर, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल और उड़ीसा पर मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात कर ले इसमें कौन कौन से वृक्ष शामिल होते हैं तो सागौन हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, महुआ हुआ, आंवला हुआ, ये सब वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में शामिल होते हैं। अगले वन के बारे में बात करूंगा तो शुष्क पर्णपाती वन है हमारा। 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र की बात कर लेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में ये मिलते हैं। पाए जाने वाले वृक्ष की बात कर ले तो तेंदू हुआ, पलाश हुआ, बेल हुआ, खैर हुआ, ये सब वृक्ष इसमें शामिल होते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। अगले वन की बात कर लेते हैं तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगर क्षेत्र की बात कर ले तो दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये पूरा इनका क्षेत्र है। पाए जाने वाले वृक्ष की बात कर ले तो बबूल हुआ, खैर हुआ, खजूर हुआ, खैर हुआ, नीम हुआ, खेजड़ी, पलाश, ये सब इनके प्रमुख वृक्ष हैं। आगे अगर बात करें पर्वतीय वन के बारे में तो इनके क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वतों के क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगर इनके क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो नीलगिरी की, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले वन की बात करेंगे तो बेलमचल्ली व अनूप वन हुआ।
विस्तार की बात कर ले तो 6,740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। आर्द्र भू क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में वेलमचल्ली या अनूप वन पाए जाते हैं। तो ये सब हमारे वनस्पतियाँ से प्रमुख फैक्ट है, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख जनजातियाँ के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ की बात कर ले तो थारू हुआ, राजी हुआ, खरवार हुआ, बुक्सा हुआ, भोटिया हुआ, ये सब उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। बिहार में जनजातियाँ की बात कर ले कौन कौन सी पाई जाती हैं तो असुर हुआ, बिरहोर हुआ, खरिया हुआ, कोरवा हुआ, यह सब बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियाँ की बात कर ले तो उराव हुआ, हो हुआ, बिरहोर हुआ, खरवार हुआ, असुर हुआ, बैगा हुआ, भूमिज हुआ, खोंड हुआ, कोरवा हुआ, ये सब झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ की बात कर लें या छत्तीसगढ़ में कोरवा हुआ, कमार हुआ, सहरिया हुआ, बैगा हुआ, बिरहोर हुआ, ये सब हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात कर ले राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में तो मीणा हुआ, भील हुआ, शायरिया हुआ, रिया हुआ, गरसिया हुआ, दामोर हुआ, पटेलिया हुआ, ये सब प्रमुख राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेंगे तो भोटिया हुआ, थारू हुआ, जौनसारी हुआ, बुक्सा हुआ, राजी हुआ। ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं तो वही आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। वहीं तमिलनाडु की बात कर लेंगे तो कोटा हुआ, इरूलर हुआ, पनियर हुआ, टोंडा हुआ, ये सब हमारी तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजातियों की बात कर ले तो बिरहोर हुआ, जुआंग हुआ, बोडो हुआ, खरिया हुआ, ये सब उड़ीसा में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। कर्नाटक की बात कर ले तो कोरवा हुआ, कोरागा हुआ, जेनू हुआ, ये सब कर्नाटक में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। गुजरात में प्रमुख जनजातियों की बात कर ले तो सिद्धि हुआ, कोतवालिया हुआ, कोलगा हुआ, ये सब गुजरात में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जनजातियों की बात कर ले तो टोटो हुआ, लोधा हुआ, बिरहोर हुआ, ये सब पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियों की बात कर लेते हैं सोमपेन हुआ, जारवा हुआ, सेंटलनी हुआ, ओंगे हुआ, ग्रेट इंडमानी हुआ, ये सब हमारे प्रमुख जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। आगे बात कर ले भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। निवास क्षेत्र क्या है इनका तो भील अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब क्षेत्रों में भील को देखने को मिलेगा आपको। गोंड की बात कर ले तो बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, गोंड जनजातियाँ इतनी राज्यों में फैले हैं। गद्दी जनजाति की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में आपको केवल मिलेंगे। संथाल जनजाति की बात कर ले तो बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, त्रिपुरा हुआ, इतने क्षेत्रों में इनका विस्तार है। वही मुंडा जनजाति की विस्तार की बात कर ले तो बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सब क्षेत्रों में मुंडा जनजाति पाई जाती हैं। कोरवा जनजाति की बात कर ले तो झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। कोल जनजाति की बात कर ले तो बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सब क्षेत्रों में हमारे कोल जनजाति पाई जाती हैं। तो ये सब हमारी प्रमुख जनजातियाँ से फैक्ट है जितने हमने डिस्कस कर लिया, इनको ज़रूर तैयार करके जाना। आगे बात कर लें कृषि के बारे में। तो भारत का अगर विभाजन किया जाए तो 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बटा हुआ है। भारत में देखा जाए तो मिश्रित कृषि यानी कृषि और पशुपालन दोनों होता है। अंतर फसली खेती की बात कर ले तो एक ही भूमि पर एक साथ 2 से अधिक फसलें उगाना अंतर किसली फसल कहलाता है। एगमार्क की बात कर ले तो कृषि के उत्पादन की गुणवत्ता का प्रमाण करता है एगमार्क। आगे बात करेंगे भारत में झूमिंग कृषि या इनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो झूम कृषि के बारे में बात करेंगे। उत्तर पूर्व भारत जैसे बात कर ले असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, इन सब क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है। आगे बात करेंगे पामलू। तो पामलू हमारा मणिपुर में। दीपा की बात कर लेंगे तो छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बेबर या दहिया की बात कर लेंगे तो मध्य प्रदेश में।